गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रिपल टी डायग्राम। लास्ट क्लास में हमने आयरन कार्बन डायग्राम पढ़ रहे थे। हमें आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, आयरन कार्बन डायग्राम जिसे हम इक्विलिब्रियम डायग्राम भी कहते हैं। वहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो हमने किसके रेस्पेक्ट में पढ़ा था, टेम्परेचर आवाज का। तो हमने आयरन कार्बन डायग्राम टेम्परेचर वर्सेस कितना हमने अमाउंट लिया, दैट मीन्स जैसे आयरन कार्बन डायग्राम है, जो डायग्राम है वो किसके बीच में है, वो है टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन, कार्बन परसेंटेज के बेसिस पे था। कितना हम कार्बन परसेंटेज उसमें मिक्स करेंगे तो हमें उसका जो क्या चेंजेस मिल रहा है प्योर आयरन का, ओके। लेकिन इसके हमें यहाँ पर है जो टाइम है वो टाइम नहीं बता रहा, यानी कि अगर टाइम के अकॉर्डिंग हम किसी मेटल को हीटअप कर रहे हैं, किसी मेटल को हम क्या कर रहे हैं, हीटअप कर रहे हैं। हीटअप के बाद में अगर हमने उसको फॉर ए फ्यू सेकेंड टाइम हमने उसको होल्ड किया है, ओके, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, तो उसमें क्या इफ़ेक्ट आ रहा है वो चीज़ है वो आयरन कार्बन डायग्राम में नहीं बताया है, ओके। तो इसीलिए हम क्या पढ़ रहे हैं, आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम। इसमें क्या करेंगे, इसमें टेम्परेचर वर्सेस टाइम के रेस्पेक्टिव में क्या होगा, यह ग्राफ होगा। इसमें क्या होगा, जैसे आपने आयरन कार्बन डायग्राम इक्विलिब्रियम डायग्राम पढ़ा था, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोगों ने क्या पढ़ा था, जो अप वाला पोर्शन था वो क्या था, ऑस्टेनाइट था, ठीक है। अप वाला पोर्शन वो क्या था, ऑस्टेनाइट था। और ये वाला टेम्परेचर कितना था, 7 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो यहाँ इस टेम्परेचर पर क्या था, इस टेम्परेचर पर जो ऑस्टेनाइट था वो क्या था, स्टेबल फॉर्म में था। यानी कि अगर 7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ऐसे अबव टेम्परेचर था, उस टेम्परेचर पे क्या था, ऑस्टेनाइट स्टेबल था, ठीक है। इसके बाद में अगर ऑस्टेनाइट इससे लो टेम्परेचर पे आता है तो उसके ऑस्टेनाइट के स्ट्रक्चर में क्या इफेक्ट पड़ता है, या फिर अगर हम ऑस्टेनाइट को और कूलिंग करेंगे, ठीक है, कूलिंग करेंगे तो और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर हमें उसको पर्टिकुलर टेम्परेचर पर फॉर ए फ्यू सेकेंड हम उसको होल्ड करके रखेंगे तो क्या उसकी स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आयरन कार्बन डायग्राम में नहीं बताए, वो सारी चीज़ें हमें मिली है वो आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम से मिली है। जिससे अगर हम ऑस्टेनाइट को अगर कूलिंग करेंगे फर्दर टेम्परेचर में तो हमें 3 तरह की स्ट्रक्चर मिलती है। दैट मीन्स एक तो पीयर लाइट मिलता है हमें, पर लाइट या पीयर लाइट कुछ भी पढ़ सकते हो आप, ठीक है। एक मिलता है हमें बेनाइट मिलता है, बेनाइट स्ट्रक्चर मिलते हैं, और एक मिलते हैं मार्टिन साइज स्ट्रक्चर, ठीक है। ये तीनों स्ट्रक्चर हमें आयरन कार्बन डायग्राम से नहीं मिलते, ये मिलते हैं हमें आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम। तो मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता देती हूँ, व्हाट इज़ द आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो स्टार्ट में आप लोग सपोज करो आपके पास में क्या है, एक मेटल है, मेरे पास में क्या है, एक मेटल है। अब इस मेटल को मैं क्या चाहती हूँ, मैं इस मेटल को क्या करना चाहती हूँ, हीटअप करना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैंने इस मेटल को एक पर्टिकुलर टाइम पर क्या किया, मैंने इसको हीटअप किया तो ये जो लाइन है ये टेम्परेचर लाइन शो करेगी, ठीक है, और ये टाइम लाइन शो करेगी। तो मैंने इस टाइम पर सपोज करो ये 10 सेकेंड लाइन, इस टाइम पर मैंने मेटल को क्या किया, हीटअप किया, ठीक है। एक हीटअप करने के बाद में क्या हुआ, मेटल अपनी मेल्टिंग फॉर्म में, दैट मीन्स मेल्टिंग फॉर्म का मीनिंग क्या है, क्या उसका जो मेटल है वो सॉलिड फॉर्म में ना हो के वो क्या हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, उस स्टेज पे आ जाता है, ठीक है। तो वहाँ उस स्टेज के बाद में अगर मैं उसको वापस से क्या करना चाहूँ, कूलिंग करना चाहूँ, ठीक है। तो सपोज करो मैंने वापस से उसको ये 7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर है जो मेटल मैंने लिया है वो मेटल क्या है, लिक्विड फॉर्म में आ गया, ठीक है। उसके बाद में मैंने इसको क्या किया, इसको कूलिंग किया है, ठीक है। कूलिंग किया तो सपोज करो मैंने इसको 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक कूलिंग किया। कूलिंग करने के बाद में क्या किया, मैंने जो पर्टिकुलर 500 डिग्री सेंटीग्रेड है वहाँ पर इस मेटल को है वो क्या
किया, होल्ड किया, यानी कि इसी टेम्परेचर मैंने इस मेटल को होल्ड किया। दैट मीन्स मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, लेकिन टाइम थोड़ा ना रुकेगा, आप लोग जानते हो। तो टाइम क्या करेगा, टाइम वेरी करेगा। तो सपोज करो मैंने इसको 10 सेकेंड के लिए क्या किया, या फिर 50 सेकेंड के लिए मैंने इसको होल्ड किया। होल्ड किया तो क्या होगा, तो इसके होल्ड करने पर क्या होगा, इसका जो इसका जो दैट मीन्स मैं कह सकती हूँ स्ट्रक्चर है, जो मेटल है वो हीटअप हुआ तो कूलिंग होता है। तब क्या होता है, वो अपनी धीरे धीरे क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में आना स्टार्ट करता है। दैट मीन्स मैं कह सकती हूँ कि वो अपनी एक स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करता है। मैंने क्या किया, 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे इसको होल्ड किया, तो उस केस में उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या चेंजेज आया वो चीज़ हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग अगर मैंने सपोज करो ये ऑस्टेनाइट लिया, ठीक है, ये मेरे पास ऑस्टेनाइट, और ऑस्टेनाइट कौन से टेम्परेचर पर स्टेबल रहता है, 727 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर क्या रहता है, स्टेबल रहता है। ठीक है, इसको बाद में मैंने क्या किया, अलग अलग मीडियम पे कूलिंग किया। सपोज करो इस ऑस्टेनाइट को मैंने वाटर में कूल किया, ठीक है, ये तो मेटल ही तो है, वाटर में कूल किया, तो मुझे जो स्ट्रक्चर मिले वो क्या मिली, पीयर लाइट। मुझे कौन सी स्ट्रक्चर मिली, पीयर लाइट स्ट्रक्चर मिली। ठीक है, जिसे हम पीयर लाइट स्ट्रक्चर मिली मुझे। और अगर किसी भी मेटल को अगर वाटर में हम क्या करें, उसको ठंडा करें, तो उससे क्या कहते हैं, क्वेंचिंग भी कहते हैं। ठीक है, क्वेंचिंग। ठीक, अगर मैंने मीडियम चेंज कर दूँ, सपोज करो मैंने ऑयल मीडियम लिया, ठीक है, और ऑयल मीडियम में इसको क्या किया, ठंडा किया, तो मुझे जो स्ट्रक्चर मिलेगी ऑस्टेनाइट की वो क्या मिलेगी, वेरी फाइन पीयर लाइट, वेरी फाइन पीयर लाइट। ठीक है, मैंने मीडियम क्या ले लिया, वाटर ले लिया, ऑयल लिया। अगर मैं मीडियम एयर ले लूँ, अगर मैंने मीडियम एयर कंसीडर किया, दैट मीन्स जो ऑस्टेनाइट है मैंने उसको एयर में ही क्या करना चाहा, उसको ठंडा किया, कूलिंग किया, तो जो मुझे स्ट्रक्चर मिली वो मिली मुझे फाइन स्ट्रक्चर, फाइन पीयर लाइट स्ट्रक्चर। ऐसे अगर मैं मीडियम लूँ फर्नेस, यानी कि जिस फर्नेस में हमने इस मेटल को गर्म किया था, उसी फर्नेस में मैं इसको कूलिंग के लिए छोड़ देती हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर जो स्ट्रक्चर मिलेगी वो कौन सी स्ट्रक्चर मिलेगी, कोर्स पीयर लाइट स्ट्रक्चर, COARSE, कोर्स पीयर लाइट स्ट्रक्चर। दैट मीन्स मेरा कहने का मीनिंग ये है कि अगर मैं ऑस्टेनाइट को अलग अलग मीडियम में अगर उसको कूलिंग करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे अलग अलग स्ट्रक्चर मिलेगी। ओके, तो अगर ये जो पोर्शन है वो आपका कौन सा, हीट ट्रीटमेंट का पोर्शन है, जो मैं आपको ये जो टॉपिक है आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन, इसके बाद में पढ़ाऊंगी। एक स्मॉल सा डिस्कशन मैं यहाँ देना चाहती हूँ, तो वो मैंने दिया है अभी। ओके, तो अगर यहाँ पर जो मैंने मीडियम चेंज किया, अगर ऐसे मैं टाइम चेंज करूँ, ठीक है, अगर मैं सपोज करूँ जो ऑस्टेनाइट है उसको फास्टली क्या करूँ, ठंडा करूँ, या फिर मीडियम में ठंडा करूँ, या फिर मैं उसको स्लो ठंडा करूँ। ठीक है, तो अगर मैं फास्टली उसको ठंडा करूँगी, तो आप लोग जानते हो फास्टली अगर ठंडा करेंगे किसी मेटल को, तो उसकी स्ट्रक्चर वो हमें फाइन स्ट्रक्चर नहीं मिलेगी। दैट मीन्स जो स्ट्रक्चर मिलेगी वो हमें क्या मिलेगी, रफली स्ट्रक्चर मिलेगी। ठीक है, और उसकी जो हार्डनेस है उसमें भी क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। ऐसे अगर उस मेटल को या ऑस्टेनाइट मेटल को अगर मैं उसको मीडियम मीडियम टाइम में ठंडा करूँ, तो उसकी जो स्ट्रक्चर है वो कम रफली मिलेगी, लेकिन रफली ज़रूर मिलेगी। और ऐसे अगर हम जो स्ट्रक्चर है उसको स्लो स्लो ठंडा करूँ, यानी कि उसको उसके अकॉर्डिंग ठंडा होने दूँ, तो वो क्या होगा, हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगी वो एकदम वेरी फाइन स्ट्रक्चर मिलेगी। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ चुकी हो कि अगर हम फास्टली उसको ठंडा करेंगे, स्लो ठंडा करेंगे, तो उसकी हार्डनेस में चेंजेस आएंगे, इफेक्ट पड़ेगा हार्डनेस में। ओके, तो आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम स्टार्ट करते हैं। आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रिपल टी डायग्राम भी कहते हैं। ट्रिपल टी का फुल फॉर्म होता है टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर हम इसको एस कर्व या सी कर्व आइसोथर्मल डायग्राम भी कहते हैं। ओके, और इस डायग्राम में क्या होता है, इसमें सिर्फ डिकम्पोजिशन होता है ऑस्टेनाइट का। ऑस्टेनाइट का डिकम्पोजिशन होता है आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम में।
या फिर इसको बेंस कर्व भी कह सकते हो। ओके, आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं। ट्रिपल टी डायग्राम आर यूज्ड ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑस्टेनाइट इन हीट ट्रीटेबल स्टील्स, यानी कि ये एक स्टील्स ही तो था लिक्विड फॉर्म में। एज द आयरन कार्बन फेज डायग्राम डज नॉट शो टाइम वेरिएबल, द इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट कूलिंग रेट्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ स्टील्स आर नॉट रिवील्ड। ठीक है, तो आयरन कार्बन डायग्राम का एक डिसएडवांटेज था कि उसने हमें टाइम के रेस्पेक्ट में नहीं बताया कि जो उसकी स्ट्रक्चर है वो कैसे वेरी कर रही है। ओके, अगर हम उसको एक पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर पर रखें तो उसका टाइम वेरी करेगा। उस टाइम में जो कूलिंग रेट है, कूलिंग रेट होगी, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसे चेंज होगी, वो आयरन कार्बन डायग्राम में नहीं बताया गया था हमें। द आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम रिवील्स ऑन द फेजेज and corresponding microstructures under equilibrium conditions, but many useful properties of the steels are retained under non-equilibrium conditions, such as variable rates of cooling as product during quenching produced during quenching and better transformation। ठीक है, तो इसकी ये डिसएडवांटेजेस थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं टू कंस्ट्रक्ट triple T diagram, a number of small specimens of steel are heated to a temperature of which austenite is stable and then rapidly cooled to a number of temperatures like 650 डिग्री सेंटीग्रेड, 600 डिग्री सेंटीग्रेड, 500 डिग्री सेंटीग्रेड, 250 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये एक्चुअली होता क्या है, ये एक्चुअली ये बोल रहा है कि ये अगर हम सपोज करो मैं बता देती हूँ डायग्राम। मैंने ये लाइन ड्रॉ की है और एक लाइन, ये जो लाइन है वो टेम्परेचर लाइन शो कर रही है। ठीक है, और जो ये लाइन है वो टाइम शो कर रही है। यहाँ पर 10 सेकेंड, 100, 1000, 10,000 सेकेंड मैंने कंसिडर किया। ओके, मैंने क्या किया, मैंने एक मेटल लिया। कौन सा मेटल लिया मैंने, एक सेम मेटल लिया, उसी के अलग अलग सैंपल मैंने कंसिडर किए। ये 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, स्टील का मेटल है और एक के सैंपल लिया है मैंने और उसमें अलग अलग सैंपल लिए। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, आप जानते हो कि ऑस्टेनाइट है वो 7 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, स्टेबल रहता है। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है 7 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद में क्या होता है, ऑस्टेनाइट कूलिंग होना स्टार्ट होता है। ऑस्टेनाइट कूलिंग होना क्या होता है, स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जो ये वाला रीजन होता है, ये वाला रीजन कौन सा होता है, ये होता है ऑस्टेनाइट का रीजन। और जो मैं यहाँ पर ये पॉइंट्स ड्रॉ करूँगी, इस कर्व पर कहीं भी पॉइंट ड्रॉ करूँगी तो वो क्या शो करेगा, वो शो करेगा स्टार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑस्टेनाइट। यानी कि ये जो पॉइंट है इस कर्व पे, जो भी पॉइंट है वो पॉइंट क्या बताएगा, उससे स्टार्ट हो जाएगा डिकम्पोजिशन ऑस्टेनाइट का ट्रांसफॉर्मेशन होना। ठीक है, एक मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ की है बीच में, ये डॉटेड लाइन शो करती है कि जो 50% है वो ऑस्टेनाइट है, वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है अदर फॉर्म किसी मेटल में। ओके, इसके बाद में जो ये वाला लाइन शो कर रही है, क्या शो कर रही है, फिनिश लाइन शो कर रही है। ठीक है, फिनिश लाइन दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो ऑस्टेनाइट है वो 100% ट्रांसफ़र हो जाएगा किसमें, अदर मेटल में। 100% का मीनिंग ये है कि इसमें इस वाली लाइन के बाद में ऑस्टेनाइट का 1% भी क्या है, इसमें मेटल नहीं है। दैट मीन्स इसमें ऑस्टेनाइट का कोई भी पार्ट नहीं है इस लाइन में। ठीक है, तो ये ऐसे कह रहा है कि अगर हम इसको 650 डिग्री सेंटीग्रेड अगर इसको क्या करें, हम कूलिंग करें। ठीक है, तो व्हाट हैपन टू द ऑस्टेनाइट एंड 600 डिग्री सेंटीग्रेड वी आर कूलिंग
austenite metal, then what happened to the in the structure of the austenite. Okay, तो that's we are discussing about in. मैं आपको एक पर्टिकुलर डायग्राम शो करती हूँ, तो आप लोग यहाँ देख सकते हो। ये है ट्रांसफॉर्मेशन परसेंटेज ट्रांसफॉर्म्ड, और ये है टाइम टेम्परेचर। ओके, तो इसमें देख सकते हो आप, इसका मतलब ये है कि जो 0% ट्रांसफॉर्म हुआ है, यानी कि 20% ऑस्टेनाइट ट्रांसफॉर्म हुआ है अदर मेटल में, 40% ऑस्टेनाइट ट्रांसफॉर्म हुआ है, 60%। ये क्या बता रही है? कॉन्सेंट्रेशन बता रहा है ऑस्टेनाइट ट्रांसफॉर्मेशन का विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि अगर हम किसी भी ये सैंपल्स लिए हुए हैं, ये अलग अलग सैंपल है अलग अलग टेम्परेचर पर, जो अभी हमने बात की थी। सपोज करो ये वाला कितना है, 650 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये है कि हम जो टेम्परेचर है वो 650 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम क्या करें, उसको कूलिंग करें। तो कूलिंग जब हमने स्टार्ट की, तो 0% ये क्या था, स्टार्टिंग लाइन था। तो यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्म ऑस्टेनाइट का ट्रांसफॉर्म हुआ वो कितना हुआ, 0 हुआ। उसके बाद में क्या ये यहाँ पर कितना हुआ, कौन सा टाइम वेरी कर रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पर अलग टाइम है, यहाँ अलग टाइम है, यहाँ अलग टाइम है, कर्व चेंज हो रहा है। तो अगर 20% ऑस्टेनाइट ट्रांसफॉर्म हो चुका है, तो ये आपका सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेज शो करने का है। जो मेन डायग्राम है वो आपका इधर है, ये डायग्राम, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, ट्रिपल टी डायग्राम या आइसोथर्मल टेम्परेचर डायग्राम, ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम। ओके, तो आप लोग ये जो B1 B2 ये जो पॉइंट देख रहे हो, ठीक है, ये पॉइंट आपको जो ऊपर वाले कर्व में है, तो वहाँ पे आप समझ सकते हो, वहाँ पर सिर्फ किसके रेस्पेक्ट में, ऑस्टेनाइट ट्रांसफॉर्म के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। यहाँ पर टेम्परेचर और टाइम के रेस्पेक्ट में। ओके, तो अब मैंने आपको बताया था ये वो लाइन कौन सी थी, एक मिनट, ये जो लाइन है बिगनिंग ऑफ डिकम्पोजिशन, यानी कि ऑस्टेनाइट का डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट होता है। दिस लाइन शो एंड ऑफ डिकम्पोजिशन, यानी कि यहाँ पर ऑस्टेनाइट रहता ही नहीं है, कंप्लीट हो जाता है अलग ट्रांसफॉर्म में। तो ये जो टेम्परेचर होता है ये कौन सा होता है, 727 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। फिर इसके बाद में ये जो रीजन आता है 625 डिग्री सेंटीग्रेड रीजन, ठीक है। इस बीच के रीजन को क्या बोलते हैं, पीयर लाइट। ओके, एंड 550 डिग्री सेंटीग्रेड टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड, इस वाले रीजन को क्या कहते हैं, बेनाइट। एंड नेक्स्ट वाला रीजन होता है कहाँ से होता है, 300 टू अप टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, यहाँ पर क्या रहता है, मार्टेनसाइट रहता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या लिया था, अलग अलग सैंपल्स लिए थे मैंने मेटल के, ऑस्टेनाइट मेटल के, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको 625 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या किया, इसको कूलिंग किया। तो 625 डिग्री सेंटीग्रेड अगर मैं इसको कूलिंग करूँगी, कौन सा, अगर मैं यहाँ पॉइंट कंसीडर करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैंने कंसीडर किया है, तो जो ये वाला पॉइंट है ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है बिगिनिंग ऑफ डिकम्पोजिशन। तो इसका मतलब ये कौन सा टाइम शो कर रहा है, ये शो कर रहा है ये वाला टाइम। दैट मीन्स मैं ये कंसिडर कर सकती हूँ 25 सेकेंड, ठीक है। 25 सेकेंड पे क्या हो रहा है, इसका बिगिनिंग, यानी कि जो ऑस्टेनाइट है वो ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ऑस्टेनाइट है वो किसी अदर मेटल में जा रहा है, स्ट्रक्चर उसका ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको होल्ड किया इस टेम्परेचर पर। इस टेम्परेचर पर होल्ड करूँगी तो टेम्परेचर तो सेम रहेगा 625 डिग्री सेंटीग्रेड, बट टाइम है वो तो वेरी करेगा। क्या आप टाइम को रोक सकते हो, नहीं रोक सकते। तो टाइम तो क्या करेगा, वेरी करेगा। टाइम वेरी करेगा तो जो उसकी स्ट्रक्चर है वो भी क्या होगी, चेंज होगी। तो ये जो लाइन है, ये लाइन कौन सी शो कर रही है, एंड ऑफ डिकम्पोजिशन। जो ऑस्टेनाइट का जो डिकम्पोजिशन वो एंड हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ पर ऑस्टेनाइट नहीं रहता इसके बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें स्ट्रक्चर मिलती है वो क्या मिलती है, पीएलाइट स्ट्रक्चर मिलती है। वो कौन सी मिलती है, कोर्स पीएलाइट स्ट्रक्चर। तो आप देख रहे हो जो अब 700 के पास वाली लाइन है वो कोर्स पीएलाइट स्ट्रक्चर है,
और जो 550 डिग्री सेंटीग्रेड लाइन के पास में हुआ फाइन पियलाइट स्ट्रक्चर। ठीक, तो ऐसे अगर ये मैंने फर्स्ट सैंपल लिया, अगर सेकंड सैंपल लूँ, ठीक है, सेकंड सैंपल को सपोज करो मैं 600 इस पे 500 पर इसको क्या करूँ, कूलिंग करूँ। अगर 500 पर कूलिंग करूँगी दैट मीन्स जो लाइन आएगी वो हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, कांस्टेंट लाइन आएगी। कांस्टेंट लाइन आएगी तो आप लोग देख सकते हो जो इसका ऑस्टेनाइट का जो डिकम्पोजिशन है वो यहाँ पर क्या होता है, स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो हम टाइम अगर टाइम देखें तो क्या है, 9 सेकेंड। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा जब मैंने 625 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको कूलिंग किया था, ठीक है, कूलिंग किया था और उस पर्टिकुलर टाइम पर रखा था, तो जो ऑस्टेनाइट का डिकम्पोजिशन स्टार्ट हुआ था वो कौन से टाइम पर स्टार्ट हुआ था, 25 सेकेंड पे स्टार्ट हुआ था। जबकि अगर मैंने कम टेम्परेचर यानी कि मैंने टेम्परेचर कौन सा कंसिडर किया था, 500 पर ऑस्टेनाइट को कूलिंग किया एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर टाइम पर, तो इसका जो ऑस्टेनाइट का डिकम्पोजिशन वो पहले ही स्टार्ट हो गया। ठीक है, यानी कि 9 सेकेंड पर ही स्टार्ट हो गया। तो आप लोग ये देख सकते हो टाइम जो है वो वेरी कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में क्या किया इसको, इसके बाद में क्या किया, इसको कूलिंग किया। ठीक है, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कूलिंग किया तो लाइन कैसे आएगी, कांस्टेंट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे आएगी। ये जो डॉटेड लाइन शो कर रही है क्या शो कर रही है, ये शो कर रहा है कि जो 50% ऑस्टेनाइट है वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है अदर किसी। ठीक है, तो इसमें जो 50% है वो टाइम कितना ले रहा है आप देख सकते हो। यहाँ पे अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो इसको कितने पे कर रहा है, ये हम कंसिडर कर सकते हैं कि 80 सेकेंड। यानी कि 80 सेकेंड के बाद में क्या होगा, जो 50% है ऑस्टेनाइट है वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है अदर किसी मेटल में। ओके, जबकि जो हमने पहले कंसिडर किया था 625 डिग्री सेंटीग्रेड वाला, एक मिनट में कलर चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, जो पहले कंसिडर किया था उसका जो 50% था ये वाला था। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर जो 50% वो पहले ही क्या हो रहा है, ऑस्टेनाइट होता है। ये क्या है, टाइम का वेरी आप लोग देख सकते हो। इसके बाद में अगर मैं नेक्स्ट क्या करूँ इसको, सॉरी, ये जो 625 डिग्री ये वाली लाइन है, यहाँ पर अगर ये 50% है तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सपोज करो ये 100 है, तो मैं इसको क्या कंसिडर कर लेती हूँ 200 कंसिडरिंग। ठीक है, तो 200 सेकेंड में क्या हो रहा है, 50% ट्रांसफॉर्म हो रहा है ऑस्टेनाइट में जब टेम्परेचर 625 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हो टाइम में वेरी हो, जब हम रहे हैं तो उसमें क्या होता है, टाइम में भी वेरी होता है। ठीक है, पहले हमने 625 डिग्री सेंटीग्रेड लिया था, तो जो उसका जो कूलिंग रेट है वो चेंज हो रहा था। ठीक है, अलग टाइम पर हो रहा था। अगर हम टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो उसका जो ऑस्टेनाइट का डिकम्पोजिशन है वो भी चेंज हो जाएगा टाइम के रेस्पेक्ट में, यानी कि जो डिकम्पोजिशन वो पहले होगा, पहले क्या हो रहा था बाद में हो रहा था डिकम्पोजिशन, अब क्या हो जाएगा, पहले डिकम्पोजिशन होगा और पहले क्या होगा, इसका एंड ऑफ डिकम्पोजिशन होगा। ठीक है, तो आप लोग ये देख सकते हो अलग अलग सैंपल लिए थे मैंने, ये सैंपल इस पर कंसिडर किया, फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर कंसिडर किया और यहाँ पर मैंने कंसिडर किया, पर्टिकुलर अलग अलग टेम्परेचर मैंने क्या किया, कंसिडर किया और चेंजेस देखे हैं। जो नीचे वाला रीजन होता है वो कौन सा होता है, मार्टेनसाइट रीजन होता है। और यहाँ पर जो एक होता है अपर बेनाइट होता है और एक होता है लोअर बेनाइट। ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, अगर हम 500 के अबव इसको एक 500 पर इसको पर्टिकुलर कौन से टेम्परेचर पर रखेंगे उस पर उसको क्या करेंगे, कूलिंग होने देंगे, तो क्या होगा, हमें अपर बेनाइट मिलेगा। तो अभी हम देख लेते हैं, नोट्स में चलते हैं। ओके, डायग्राम आप लोगों ने समझ लिया है, ये रहा, यहाँ पर थे। ये देख लिया आपने, हमने किस किस टेम्परेचर पे हमने कूलिंग किया है,
650 डिग्री सेंटीग्रेड पे कूलिंग किया, फिर 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे कूलिंग किया था, और फिर 500 एंड देन 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे कूलिंग किया। इन पे हमें क्या मिली थी, अलग अलग स्ट्रक्चर मिली थी। द स्पेसिमेन आर हेल्ड एट टेम्परेचर फॉर ए डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम, यानी कि आइसोथर्मली अंटिल द ऑस्टेनाइट इज कम्प्लीटली डिकम्पोज्ड। It will be observed experimentally that at the start of the cooling as marked, यानी कि जब ऑस्टेनाइट हमने क्या किया, कूलिंग स्टार्ट हुई तो हमें उसको क्या पॉइंट दिया, B1 B2 B3 B4। देयर इज नो डिकम्पोजिशन ऑफ ऑस्टेनाइट, दिस टाइम पीरियड इज कॉल्ड द इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, जहाँ पर ऑस्टेनाइट क्या हो रहा था, डिकम्पोज नहीं हो रहा था, तो उस टाइम पीरियड को क्या बोल रहे थे, इंक्यूबेशन पीरियड। ओके, डायग्राम हमने अभी डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आफ्टर द ऑस्टेनाइट बिगिंस टू डिकम्पोज इनटू द फेराइट सीमेंटाइट मिक्सचर्स। तो आप लोगों ने आयरन कार्बन डायग्राम में देखा होगा। ठीक है, तो वहाँ पर क्या था, वहाँ पर अगर ऑस्टेनाइट था, ठीक है, और नीचे क्या था, सीमेंटाइट था Fe3C, और कौन सा था, फेराइट था। ठीक है, तो इस केस में हम अगर कूलिंग कर रहे थे तो जो ऑस्टेनाइट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा था, फेराइट प्लस सीमेंटाइट में कन्वर्ट हो रहा था। तो आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑस्टेनाइट इज स्टॉप्ड एज डेजिग्नेटेड बाई पॉइंट E1 E2 E3 एंड E4, यानी कि जहाँ पर एंड हो रहा है डिकम्पोजिशन का, वहाँ पर हमने पॉइंट कितने दिए हैं, E1 E2 E3, आप डायग्राम में देख सकते हो। द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑस्टेनाइट इज नॉट constant but is rapidly initially and gradually slow down. Isothermal transformation of the austenite in steel containing 0.8% कार्बन। ठीक है, तो अगर आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन ऑस्टेनाइट है तो स्टील के केस में जो कार्बन कंटेंट है वो कितना है, 0.8% कार्बन होता है। द ऑस्टेनाइट इज स्टेबल अबव 723 डिग्री सेंटीग्रेड and its stability rapidly decreases with increase in cooling rate. It is least stable at about 500 to 550 degrees centigrade and then start to increase below the temperature range. तो इस टेम्परेचर रेंज आप डायग्राम में देख सकते हो, इसका जो कर्व है वो कैसे वेरी कर रहा है। ठीक है, उस कर्व के अकॉर्डिंग आप लोग स्टेटमेंट दे सकते हो कि जो स्टेबल है वो क्या है, लेस स्टेबल है, और उस केस में क्या हो जाता है, स्टार्ट टू इंक्रीज बिलो द टेम्परेचर रेंज। एट टेम्परेचर बिलो 250 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड वी ऑब्जर्व ए डिफ्यूजन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑस्टेनाइट इनटू ए हार्डेंड स्टील स्ट्रक्चर कॉल्ड मार्टेनसाइट। ठीक है, तो इस केस में हमें जो टेम्परेचर रेंज है 250 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो उसमें हमें क्या मिलेगा, उसमें जो स्ट्रक्चर मिलेगी वो मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर मिलेगी, और वो क्या होगी, हार्ड होगा। जो स्टील होगा वो क्या होगा, हार्ड स्टील होगा। नेक्स्ट दिस इज ए सुपर सैचुरेटेड सॉलिड सोल्यूशन ऑफ कार्बन इन एल्फा आयरन एट टेम्परेचर नियर AR1 से, यानी कि 700 डिग्री सेंटीग्रेड। ए फेराइट सीमेंटाइट मिक्सचर विथ कोर्स पियरलाइट इज ऑब्टेन्ड। तो हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगी इस टेम्परेचर पर, फ्रॉम 700 डिग्री सेंटीग्रेड टू 550 डिग्री सेंटीग्रेड। द प्रोडक्ट ऑफ ऑस्टेनाइट डिकम्पोजिशन मिक्सचर ऑफ फेराइट सीमेंटाइट जो लेमियर इन स्ट्रक्चर एंड फाइनर पियरलाइट इज ऑब्टेन्ड, दिस इज नॉन एज सोबार्ट। यानी कि हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, जो टेम्परेचर रेंज है वो 700 डिग्री सेंटीग्रेड टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड सोरबाइट स्ट्रक्चर हमें मिलेगी। व्हेन द टेम्परेचर इज लोवर्ड बिलो 550 डिग्री सेंटीग्रेड टू 500 डिग्री एन एवरी डिस्पर्स्ड मिक्सचर ऑफ फेराइट सीमेंटाइट कॉल्ड टोरोस्टाइट इज ऑब्टेन्ड। यानी कि
जो टेम्परेचर रेंज है 550 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड, उसमें जो मिक्सचर है वो चेंज हो रहा है फेराइट सीमेंटाइट, तो उस मिक्सचर को क्या बोलेंगे? टॉर्स्टाइट। ये लास्ट पॉइंट है। विथ फर्दर fall in temperature from 500 to 300 degrees centigrade, a needle-like structure known as अक्यूलर टोरस्टाइट और बेनाइट इज ऑप्टेंड। ठीक है, तो इस टेम्परेचर रीजन में हमें कौन सी स्ट्रक्चर मिलेगी? बेनाइट स्ट्रक्चर मिलेगी। दैट मीन्स जो नीडल टाइप स्ट्रक्चर है वो मिलेगी। आपने नीडल तो देखी होगी, उस टाइप की स्ट्रक्चर मिलेगी, और उसे हम क्या कहते हैं? बेनाइट स्ट्रक्चर कहते हैं। जो टेम्परेचर रेंज है, कौन से टेम्परेचर रेंज में मिलेगी? 500 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। With fall in temperature, the ferrite cementite mixture will be harder due to the increased rate of dispersion। ठीक है, तो ये था क्या था? ट्रिपल टी कर्व।